प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य। क्षेत्रीय परिदृश्य का अर्थ। क्षेत्रीय परिदृश्य वो परिदृश्य है जो निश्चित भौगोलिक सीमा, भूमि, स्थान, प्रयोग क्षेत्र या निरीक्षण क्षेत्र में स्थित समाज का किया गया क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित चित्रण है। क्षेत्रीय परिदृश्य से तात्पर्य है अवलोकन, निरीक्षण या प्रत्यक्ष अध्ययन द्वारा एकत्र सामग्री के अध्ययन के आधार पर समाज का सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करना। क्षेत्रीय परिदृश्य का अर्थ है समाज की संरचना और उसके कार्यों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके वर्णन और व्याख्या करना तथा उसका यथार्थ विवरण तैयार करना। क्षेत्रीय परिदृश्य के उद्देश्य। क्षेत्रीय परिदृश्य का उद्देश्य समय समय पर तथ्य एकत्र करके समाज की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य समाज की व्यवस्था, सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना है। यह सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय तथ्य एकत्र करता है। इसका उद्देश्य संचयी ज्ञान के आधार पर आगे परीक्षण और निरीक्षण करना है। समाज की नवीनतम स्थिति बताना है। क्षेत्रीय परिदृश्य का उद्देश्य विभिन्न कारकों में परस्पर कारणता ज्ञात करना है। यह सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन और संबंधों आदि के विभिन्न तत्वों, लक्षणों और कारकों का अध्ययन करके उनके गुण दोषों की व्याख्या करता है। समाज को समझने में क्षेत्रीय परिदृश्य का अपना विशेष महत्व और स्थान है। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के स्रोत। भारतीय समाज और उसके विभिन्न अवयवों का क्षेत्रीय अध्ययन समय समय पर होते रहे हैं। उन विभिन्न अध्ययनों द्वारा प्राप्त तथ्यों को एकीकृत करके भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य तैयार किया जा सकता है। N.K. बोस ने वर्तमान भारतीय समाज की संरचना के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन पर जोर दिया है। भारत सरकार द्वारा 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जो जनगणना करवाई जाती है वह भी क्षेत्रीय परिदृश्य है, जिसमें जनसंख्या से संबंधित अनेक जानकारियां देखी जा सकती हैं। इरावती कर्वे ने भारत में बंधुत्व संगठन में संपूर्ण भारतीय समाज का बंधुत्व संबंधी पाठीय एवं क्षेत्रीय परिदृश्य प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के घटक। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के निम्नलिखित घटक हैं। नंबर 1, भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं। यह दक्षिण से उत्तर तक 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति भारत की महान नदी सिंधु के नाम से मानी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। अनेक महात्मा यहां तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील यहाँ पुण्य स्थल हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश आदि दर्शनीय स्थल हैं। नंबर 2, गंगा सिंधु का मैदान। हिमालय से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति हुई है। इस क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियां, प्रचुर खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। अनेक जनजातियां नागा, गारो, मिकर, अवोट आदि इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। नंबर 3, दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिणी भाग 3 और समुद्र से घिरा है। इस प्रदेश में अनेक धातुएं, बहुमूल्य वस्तुएं आदि बिखरी पड़ी हैं। द्रविड़ सभ्यता का यहाँ प्राधान्य है। चेंचू, इरूला, कदार आदि जनजातियां यहाँ रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान का मरुस्थल। पश्चिम में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक प्राचीन है। उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। जल के अभाव में यहाँ खेती कम होती है। यह प्रदेश राजपूतों की आन बान शान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र का तटीय मैदान। दक्षिण पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय भाग को कोंकण और मलाबार कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग को तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तट कहा जाता है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल रामेश्वरम भी यहीं स्थित है। नंबर 2, प्रजातीय परिदृश्य। भारत में अनेक प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। घुरिये ने सांस्कृतिक कार्यों एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन प्रजातियों को
5 समूहों में बांटा है: इंडो आर्यन, द्रविड़, पूर्व द्रविड़, मुंडा और मंगोलाइड। इसी कारण से भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा गया है। नंबर 3, धार्मिक परिदृश्य। धार्मिक दृष्टि से भारत में अनेक धर्मों वाले लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अन्य धर्मों को मानने वालों की तुलना में अत्यधिक है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ धार्मिक उत्सव, दान, यज्ञ, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि का विशेष महत्व है। इस धर्म में हिंदू प्रमुख रूप से शैव, वैष्णव, शाक्त और स्मार्त के रूप में विभक्त हैं, जो शिव, विष्णु, देवी के उपासक हैं। इनके अनेक उपशाखाएं हैं, जो अनेक मतों, धार्मिक अनुष्ठानों के सिद्धांतों पर भिन्न भिन्न हैं। हिंदूवाद में विभिन्न मठ और पंथ हैं, जो हिंदू धर्म को जटिल बनाते हैं, जैसे कबीरपंथी, सतनामी, लिंगायत आदि। भारतीय मुसलमान 2 संप्रदायों में बंटे, सिया और सुन्नी। सिया ईरान के बाहर सबसे बड़े समूह में भारत में है, वैसे सुन्नी की तुलना में इनकी संख्या कम है। भारत के सुन्नी हनीफी संप्रदाय को मानते हैं, जो मुस्लिम कानून के 4 संप्रदायों में से एक है। भारत के ईसाई, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में विभक्त है। ईसाई और मुसलमान में यद्यपि स्पष्ट वर्ण विभाजन नहीं है, किंतु इनमें उच्च जाति और निम्न जाति धर्म परिवर्तन के कारण अंतर को मानती है। सिखवाद धर्म जो समतावाद पर जोर देता है, किंतु इसमें भी जाति व्यवस्था विद्यमान है। जो सिख निम्न जाति के हैं वे मजहबी कहलाते हैं और अलग ढाणियों में रहते हैं। वे अपने ही ग्राम या समीपी गांव में सम्मान सूचक सरदार शब्द से संबोधित नहीं किए जाते। यद्यपि वे गुरुद्वारे में सबके साथ प्रार्थना करते हैं, लंगर में भोजन करते हैं, उन्हें अपवित्र नहीं माना जाता है। बौद्ध धर्म पहले भारत में पर्याप्त रूप से फैला था, किंतु वैदिक हिंदूवाद के बाद यह कुछ स्तरों तक ही सीमित हो गया। अंबेडकर जी ने इसे पुनः जागृत किया, किंतु इसके अनुयायी विशेष रूप से माहर जाति के अपनी परिस्थिति को नहीं सुधार पाए। बाद में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बंट गया। जैन धर्म किसी समय भारत में बहुत फैला था। आज इसके अनुयायी बहुत कम हैं और दक्षिण राज्यों में स्थित हैं। इसके 2 प्रमुख भाग हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। पारसी एक लघु समुदाय है, लेकिन इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में इनका आगमन 8वीं शताब्दी में पर्सिया से हुआ और भारत की जनसंख्या में ये घुल मिल गए। नंबर 4, भाषाई परिदृश्य। भारत के संविधान में 15 भाषाओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त 3 भाषाओं को 1992 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। इन 18 भाषाओं का प्रयोग केवल सरकारी कार्य में किया जाता है। इन भाषाओं का उपयोग साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक सम्मान के लिए भी नहीं किया जाता। वह डोंगरी, अंग्रेजी, कांकड़ी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, राजस्थानी को साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता देती है। वास्तव में सभी प्रमुख भाषाओं में क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां होती हैं, जैसे हिंदी में अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, हाड़ौती आदि। नंबर 5, सांस्कृतिक परिदृश्य। भारत में सांस्कृतिक विशेषताएं धर्म, वेशभूषा, खानपान, रहन सहन, संगीत, नृत्य, लोकगीत, विवाह प्रणाली व जीवन संस्कार आदि अनेक क्षेत्रों में दिखाई देती है। महानगरों में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है, तो ग्रामीण जीवन की अपनी ही भारतीय संस्कृति है। अनेक धर्मानुयायी यहाँ विद्यमान हैं। इन सब की अलग अलग प्रथाएं, रुचियां, इच्छाएं हैं। के. सिंह के अनुसार भारत में मात्र 20% जातियां शाकाहारी हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में लगभग 10% लोग शाकाहारी हैं और 90% लोग मांसाहारी हैं। शाकाहारी का प्रतिशत वैष्णव, आर्य समाजी और जैन समुदाय के कारण इतना है। नंबर 6, जातीय एवं जनजातीय परिदृश्य। भारतीय समाज में जाति के आधार पर विभिन्नता के दर्शन होते हैं। भारत में अनुमानतः 4635 जातीय समूह हैं। 2001 के अनुसार भारत की लगभग 72.8% जनसंख्या गांव में रहती है, जिनके मुख्य व्यवसाय कृषि है। उनका जीवन सादा, कृत्रिमता से रहित और स्वाभाविक होता है। दूसरी ओर नगर हैं, जिनके निश्चित व्यवसाय, खानपान, रीति रिवाज और वैवाहिक संबंध आदि होते हैं। विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं।
कुछ जनजातियां आदिम अवस्था में रहती है, जबकि कुछ ने आधुनिक सुख साधनों को अपना लिया है। देश के सभी भागों जैसे उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र और असम आदि में ये लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में इन जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। इनके व्यवसाय, खान पान, रहन सहन, वैवाहिक संबंध और रीति रिवाजों में अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। नंबर 7, सामाजिक परिदृश्य। भारत में समाज की दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं हैं। यहाँ विवाह, परिवार, संपत्ति, सामाजिक जीवन में अनेक भिन्नताएं विद्यमान हैं। कहीं एक विवाह का प्रचलन है तो कुछ लोगों में बहुविवाह मान्य है। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार दोनों ही भारत में मिलते हैं। संपत्ति की दृष्टि से विविध रूपता है, जैसे कहीं पितृवंशीय परिवार है तो कहीं मातृवंशीय परिवार है। नंबर 8, अभिजात और जनसाधारण। भारत में 2 वर्ग हैं, अभिजात और जनसाधारण देखे जा सकते हैं। यहाँ जनसाधारण वर्ग का प्रतिशत ऊंचा है और अभिजात वर्ग का प्रतिशत निम्न है। जनसाधारण स्वदेशी संस्कृति के पोषक, सामान्य शिक्षा प्राप्त और परंपरावादी भारतीय शैली को अपनाने वाले होते हैं, जबकि अभिजात वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त, विदेशी व आधुनिक संस्कृति और उच्च व्यवसाय वाले होते हैं। भारत में शिक्षितों का प्रतिशत 65.38 है, जो अन्य देशों की तुलना में कमी है। इन दोनों की परंपराओं, व्यवहारों और जीवन शैली में आदि में बहुत अधिक अंतर होता है। इन दोनों के मध्य संचार भी बहुत ही कम पाया जाता है। भारतीय समाज में इन दोनों वर्गों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति और शिक्षा आदि के द्वारा विविधता के दर्शन किए जा सकते हैं। धन्यवाद।